गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में। अगर इस प्रोग्राम से पहले की बात की जाए कि पहले इसका हिस्ट्री क्या था, कि अभी जो चल रहा है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, अभी एलिमिनेशन की बात चल रही है। पर 1962 में, अगर 1962 की बात की जाए तो उस टाइम जो इस प्रोग्राम का नाम था वो था NTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से ये उस टाइम रन किया गया था 1962 में। इसके बाद इस प्रोग्राम का नाम 1997 में बदल के क्या रख दिया गया, इस प्रोग्राम का नाम रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कम्स इन फोर्स इन 97। ये किस पर बेस्ड था? इट बेस्ड ऑन द डॉट्स स्ट्रेटजी। ये डॉट्स स्ट्रेटजी पर बेस्ड था। डॉट्स का फुल नेम कई बार पूछ लिया जाता है। तो D4 डायरेक्टली, O4 ऑब्जर्व, T4 ट्रीटमेंट, S4 शॉर्ट एंड C4 कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि डॉट्स कम्स फोर्स इन 1997 किसके साथ आया? ये RNTCP प्रोग्राम के साथ ये लॉन्च हुआ। इसके बाद में ये जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ये एलिमिनेशन की बात कब स्टार्ट हुई? ये 2020 में ये बात स्टार्ट हुई कि अब इसको एलिमिनेट करना है टीबी को। तो टारगेट क्या रखा गया एलिमिनेशन का? 2025 तक इसको एलिमिनेट करना है इंडिया से। तो इसको कहा गया एंड टीबी 2025 इज द टारगेट ऑफ द NTEP। ये याद रखना आपको, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का टारगेट क्या है, कब तक एलिमिनेट करना है? 25 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। यहाँ अगर देखा जाए तो वर्ल्ड टीबी डे पर कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, ये इसका थीम था। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है, लेटेस्ट जो डे कंडक्ट होता है उसकी थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रोग्राम सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया? तो 1962 में स्टार्ट हुआ था। फिर इसका नाम 1970 में बदल के 97 में बदल के RNTCP कर दिया गया। RNTCP को बाद में 2020 में क्या नाम बदल दिया गया? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। जो ठीक है, जिसका टारगेट क्या था? NTB 2025। ये आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव जब भी याद करेंगे आपको याद रखना है 90 90 85। ठीक है, ये किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स। अब जो सबसे पहले 90% है, इसका मीनिंग है कि ये नोटिफिकेशन रेट क्या आनी चाहिए इसकी? 90%। कि जितने भी केस हैं उनमें से 90% हमारे सिस्टम में आनी चाहिए। इसके बाद में बात की जाए नेक्स्ट 90 की। नेक्स्ट 90 का मतलब है कि जो भी सिस्टम में आ गई केसेस, न्यू केसेस, उन सब केसेस का 90% का क्या हो जाना चाहिए? सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। तो ये 90% हो गया सक्सेसफुली ट्रीटमेंट जो भी नोटिफिकेशंस थे। और 85% का मीनिंग है कि जो प्रिवलेंस, जो ओल्ड केसेस थे उनका जो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए उनका 85% को उनको क्या करना है? क्योर करना है। ठीक है, ये तो हो गए तीन ऑब्जेक्टिव शुरू के। इसके बाद में था कि जो HIV के पेशेंट हैं जिनमें TB एसोसिएटेड है, ठीक है, उनको उनकी जो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी है उसको क्या करना है? डिक्रीज करना है। ये एक हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। अगर और बात की जाए इसमें कि टू इम्प्रूव द आउटकम ऑफ टीबी इन प्राइवेट सेक्टर। अब देखो प्राइवेट सेक्टर्स में क्या हो रहा है कि टीबी पर इतना फोकस नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी आउटकम बढ़ाने के इसमें फोकस किया गया है। तो यहाँ क्या मोटा मोटा देखा जाए, यहाँ पर क्या क्या हो गया? यहाँ पर तीन बातें हो गई, 90 90 85 हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया? HIV विथ TB हो गया। और एक क्या हो गया? जो आउटसाइड प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, इसमें इम्प्रूव करना हो गया। तो सबसे पहला तो ये याद रखना है 90 90 85। फिर HIV और TB के साथ में आ गया तो इसको मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी कम करनी है और प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करना है। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से याद करने हैं।
नेक्स्ट देखते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की जो स्ट्रेटजी है ये किस पर बेस्ड है। ये स्ट्रेटजी 4 पिलर स्ट्रेटजी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 पिलर स्ट्रेटजी किस प्रोग्राम में है। तो ये है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की स्ट्रेटजी क्या है, 4 पिलर स्ट्रेटजी है। इसमें 4 पिलर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है डिटेक्ट, कि जितना भी नोटिफिकेशन टीबी केसेस हैं उनको 90% से ज़्यादा हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, अब जो आ गए सिस्टम में उनको इफेक्टिव टीबी ड्रग्स डॉट्स थेरेपी से उनको क्या करना है, ट्रीट करना है। फिर ट्रीट करने के लिए प्रिवेंट, अब एक तो प्रिवेंट का मतलब पेशेंट जिसके ठीक हो गया उसको री एमरजेंसी से बचाना है। साथ ही में अगर कोई टीबी पेशेंट है तो उसके रिलेटिव्स को भी बचाना है, उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये प्रिवेंट आ गया। ब्यूल्ट, ब्यूल्ट का मीनिंग है कि जो मैन पावर है, ठीक है, मटेरियल है, ये सब क्या करना है, इस लड़ाई से जो टीबी का रोकथाम के लिए इन सबको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। मैन पावर इंक्रीज होगा तो ये स्ट्रेंथनिंग जो होगा, ये मैन पावर मटेरियल ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट अच्छे से इफेक्टिव लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए 4 पिलर कौन से हैं, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और ब्यूल्ट। ये आपको याद रखना है, DTPB। ठीक है, डिटेक्ट, प्रिवेंट, प्रिवेंट और ब्यूल्ट, ये आपको क्लियर है। इसके बाद में बात करी जाए टारगेट्स की। अब देखो टीबी के जो टारगेट्स की बात करते हैं तो ये 3 लेवल पे टारगेट की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया लेवल पे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग, और एक पूछा जाता है WHO के अकॉर्डिंग। तो इनकी टारगेट, इंडिया का टारगेट तो किस पर बेस्ड है, 25 पे बेस्ड है। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट का टारगेट कब तक है, 30 तक है, 2030, और WHO का 35। तो इंडिया का ही बेसिकली हमारे पूछा जाएगा इसमें एग्जाम में। तो रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टीबी डेथ को 90% तक कम करना है। रिडक्शन ऑफ टीबी इंसिडेंस, जो न्यू केस हैं वो 80% तक डाउन लेके आना है। साथ ही में जो टीबी की वजह से जो पॉकेट एक्सपेंडिचर जो खर्चा पड़ रहा है पेशेंट के ऊपर, उसको क्या करना है, उस खर्चे को जीरो करना है। टीबी का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवानी है। तभी ये पॉसिबल है कि जीरो एक्सपेंडिचर पेशेंट पर आए टीबी के इलाज के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोटिफिकेशन हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें, पैसे की वजह से ट्रीटमेंट को बंद न करें। ठीक है, तो इसमें TBR रेजिस्टेंट भी नहीं होगा और लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। तो ये हो गया 90, 80 और 0। ठीक है, इंडिया का टारगेट। जबकि सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट कहता है कि 90%, ये भी कहता है कि टीबी डेथ को रिड्यूस करना है, टीबी की वजह से डेथ को, और इंसिडेंस को 80%, और ये कॉस्ट पॉकेट पे जीरो इफेक्ट आना चाहिए पेशेंट के, जेब पर असर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही में WHO 35 का टारगेट, टीबी की वजह से डेथ को 95% तक डाउन लाना है। ठीक है, टीबी इंसिडेंस रेट को 90% तक कम करना है। न्यू केस को कितने कम तक, 90% न्यू केस कम करने हैं। डेथ कितनी कम करनी है, 95%, और पॉकेट पर खर्चा जीरो आना चाहिए। तो ये है इसके टारगेट्स। अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो केस जो प्रिजिम कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्रिजिम्टिव टीबी केस क्या होता है। ठीक है, तो प्रिजिम्टिव टीबी की डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। तो पहले हम इसको बोलते थे टीबी सस्पेक्ट, पहले का क्या वर्ड यूज करते थे इसके लिए, टीबी सस्पेक्ट। लेकिन अभी हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रिजिम्टिव टीबी केस। ये आपको एक याद रखना है, यहाँ से टर्मिनोलॉजी बदल गई है, तो ये आपको न्यू टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि प्रिजिम्टिव का मीनिंग क्या है। प्रिजिम्टिव का मीनिंग है कि अगर 14 डेज तक फीवर है, कफ है, वेट लॉस है और नाइट स्वेट है, ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रिजिम्टिव टीबी केस कह सकते हैं। ये ड्रग सेंसिटिव भी हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ यहाँ पर ड्रग के लिए रेजिस्टेंस भी मिलती है पेशेंट्स में। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 5 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली रेजिस्टेंट होती है वो H मोनो ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं इसको। H मोनो रेजिस्टेंट किसके लिए होती है, ये आइसोनियाजिड के लिए रेजिस्टेंस
होती है। आइसोनियाजिड H4 यहाँ क्या है, H का मीनिंग यहाँ है आइसोनियाजिड। ठीक है, ये सिंबल दिया गया है आइसोनियाजिड को H, आइसोनियाजिड ये एब्रीविएशन यूज करते हैं इसके लिए, आइसोनियाजिड के लिए H। तो मोनो ड्रग रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हो गया कि जो पर्सन आइसोनियाजिड के लिए रेजिस्टेंट है उसको हम H मोनो ड्रग रेजिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, दूसरा टीबी रेजिस्टेंट क्या होगा कि जो आइसोनियाजिड से भी रेजिस्टेंट हो और रिफाम्सिन R, देखो H4 आइसोनियाजिड, R4 रिफाम्सिन, तो जो H और R के लिए रेजिस्टेंट होगा हम उसे क्या कहेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। ओके, अब देखो यहाँ पर थर्ड है प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब यहाँ देखो जो XDR टीबी है हम इसको क्या कहते हैं, XDR टीबी, तो ये तो एक प्री XDR और एक XDR टीबी। जो चौथा है प्री XDR और ये है प्री XDR, तो प्री XDR में भाई H और R तो है ही है, मतलब MDR तो है ही है, साथ में क्या हो जाएगा, कोई सी भी फ्लोरोक्विनोलोन से रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे लियोफ्लॉक्स और फ्लॉक्स, इनसे जो फ्लोरोक्विनोलोन से इनसे कोई सी भी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट आ जाएगी तो हम क्या कहीं देंगे, प्री XDR। अब XDR में क्या होगा फिर, फ्लोरोक्विनोलोन आ गया, MDR आ गया, साथ में ग्रुप ए का रेजिस्टेंट आ जाए किसी भी ड्रग का। अब ग्रुप ए में क्या क्या आता है, ग्रुप ए में लियोफ्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्स, बिडाकिलोन और लिनाजोलिड। अगर इनमें से कोई सा भी ड्रग का रेजिस्टेंट आ रहा है, ठीक है, स्पेशली बिडाकिलोन और लेनाजोलिड का साथ में आ गया, दोनों में से किसी का भी आ गया, तो हम इसको क्या कह देंगे, XDR टीबी। ठीक है, ये आगे क्लियर है यहाँ से। अब लास्ट में है पांचवा क्लासिफिकेशन है RR-TB। ये RR क्या है, ये रिफाम्सिन रेजिस्टेंट टीबी है। ठीक है, R का मीनिंग हो गया रिफाम्सिन रेजिस्टेंट, तो ये है रिफाम्सिन रेजिस्टेंट टीबी। तो यहाँ टीबी की 5 टाइप हैं। पहला टीबी हो सकता है कि जिसमें रेजिस्टेंट के टाइप हैं ये टीबी रेजिस्टेंट के, कि पहला तो आइसोनेजिड के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है तो H मोनो, जो आइसोनेजिड और रिफाम्सिन दोनों के लिए है तो उसको कह देंगे MDR टीबी। ठीक है, जो जिसमें MDR के साथ में अगर फ्लोरोक्विनोलोन भी शामिल हो गया तो कह देंगे प्री XDR, और फ्लोरोक्विनोलोन के साथ में ग्रुप ए का भी आ गया कोई ड्रग तो हम उसको कह देंगे XDR टीबी। और रिफाम्सिन के लिए, ओनली रिफाम्सिन के लिए है तो RR टीबी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से 5 क्लासिफिकेशन हो गए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो टर्मिनोलॉजी का पार्ट है। यहाँ पर रिकरेंट टीबी किसके लिए वर्ड यूज होता है कि स्पुटम पॉजिटिव आफ्टर कंप्लीट क्योर, अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट ले लिया और उसके बाद में स्पुटम पॉजिटिव आ जाता है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, रिकरेंट टीबी वर्ड यूज करते हैं। तो ये रिकरेंट टीबी का भी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसको पहले क्या कहते थे, रिलैप्स टीबी के नाम से जानते थे पहले, अभी क्या कहेंगे रिलैप्स टीबी को रिकरेंट टीबी। दूसरी बात, लॉस ऑफ फॉलोअप किसको कहेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको पहले डिफॉल्टर वर्ड यूज करते थे, आजकल लॉस टू फॉलोअप यूज करते हैं इसके लिए। तो लॉस टू फॉलोअप उसको कहेंगे जिसने ATT 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए ली और फिर डिसकंटिन्यू कर दी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड, लॉस टू फॉलोअप। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए यहाँ से। क्योर्ड किसको कहेंगे, जिसने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया और स्पुटम रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो हम उसके लिए क्योर्ड कहेंगे। फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट किसको कहेंगे, जिसमें स्पुटम पॉजिटिव प्रीवियस, पहले तो क्या हुआ कि ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, फिर बाद में क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाता है रिपोर्ट आफ्टर 5 मंथ कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उस केस को हम कहते हैं फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अगर यहाँ बात की जाए कि टीबी के पेशेंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 3 कैटेगरीज। आंसर क्या होगा यहाँ पर, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 कैटेगरी, पहले कितनी कैटेगरीज थी, तो पहले का भी पता होना चाहिए कि पहले 5 कैटेगरीज थी, अभी कितनी है, 3 कैटेगरीज है। अभी 3 कैटेगरीज कौन सी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। कैटेगरी सेकंड और कैटेगरी थर्ड को अब यहाँ से हटा दिया गया है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर सेकंड और थर्ड को किस में मर्ज कर दिया गया, कैटेगरी फर्स्ट में ही सेकंड और थर्ड को ला दिया गया, क्योंकि यहाँ न्यू एंड प्रीवियसली ट्रीटेड, अब पहले न्यू केसेस को कैटेगरी वन में लेते थे और प्रीवियसली ट्रीटेड जो कंप्लीट ट्रीटमेंट थे उनको सेकंड में और जो इनकम्प्लीट थे उनको थर्ड में लेते थे। तो अभी इसने क्या किया कि जो प्रीवियसली एंड न्यू ट्रीटेड पेशेंट है, ठीक है, उन सबको किस में ले लिया, कैटेगरी वन में, और उनका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना रख दिया, 6 मंथ। इसके बाद में XDR और MDR और XDR, फोर्थ में MDR और फिफ्थ में XDR है। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं इसके बाद में डायग्नोसिस। अब टीबी के डायग्नोसिस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे की बात करें तो टीबी का चेस्ट एक्सरे किस टाइप का, एक नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन सेंसिटिव टेस्ट है। तो यहाँ कोई सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं होता, क्लियर है, और कोई स्पेसिफिक भी नहीं होता। स्पेसिफिक क्यों नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि जो टीबी में जो स्पैच नज़र आते हैं एक्सरे में, ये स्पैच हो सकता है कि न्यूमोनिया की वजह से हो, ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो, ठीक है, कोई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। तो ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ही पैचेज हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। कैविटेशन सीन करते हैं, क्या करते हैं चेस्ट एक्सरे में, कैविटी है या नहीं है। तो ये तो हो गया चेस्ट एक्सरे। अब करते हैं स्पुटम की जांच। स्पुटम का एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट करते हैं, AF भी करते हैं उसका। तो ये हाईली सेंसिटिव होता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए टीबी के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द टीबी डायग्नोसिस, तो आंसर क्या जाएगा, स्पुटम जाएगा। ये याद रखना है। यहाँ से कितना स्पुटम लेते हैं, 5 ml लेते हैं। कितनी टेस्ट कितने टाइम में हो जाना चाहिए कलेक्शन के, विदिन 24 हो जाना चाहिए। फिर उसमें 2 सैंपल लेते हैं, पहला सैंपल स्पोर्ट सैंपल लेते हैं और दूसरा सैंपल मॉर्निंग सैंपल। स्पोर्ट सैंपल का मीनिंग क्या होता है कि जब वो क्लिनिक पर आया हुआ है तो उसी टाइम उससे एक स्पुटम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा कब कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कल सुबह आइए और स्पुटम टेस्ट कल सुबह लेंगे, अर्ली मॉर्निंग का। तो एक अर्ली मॉर्निंग का हो जाएगा और एक स्पोर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर कोई सा भी एक पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसको क्या मानते हैं, स्पुटम पॉजिटिव ही बोलते हैं। एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव तो भी हम उसको क्या कहते हैं, स्पुटम पॉजिटिव ही मानते हैं। अब देखो आगे, ये हो गया स्पुटम। अब देखते हैं CB नाट का टेस्ट करवाते हैं इसमें, जिसको जीन एक्सपर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक कार्ट्रिज बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, इस टेस्ट में क्या करते हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाती है, इसमें ये किस पर बेस्ड होता है, ये स्पुटम पर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, स्पुटम सैंपल लेते हैं और इसको जीन एक्सपर्ट की हेल्प से इसको इसका स्ट्रेन पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट विदिन 2 आवर्स हो जाता है। ठीक है, कौन सी, ये साथ ही में ये तो बताता ही है कि ये इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं है, साथ में ये भी बताता है कि रिफेम्सिन के लिए ये सेंसिटिव है या नहीं है। ये याद रखना, रिफाम्सिन का सेंसिटिविटी बताता है CB नाट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि CB नाट किसका सेंसिटिविटी देता है, तो रिफाम्सिन का सेंसिटिविटी देता है। इस वजह ये क्या है, एक हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, साथ में स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, CB नाट क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट है टीबी के लिए। अगर आजकल सभी केसेस में CB नाट का एडवाइस करते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सरे स्पुटम के अलावा CB नाट भी करवाते हैं ऑल टीबी केसेस में। पर इंडिया में अभी क्या है कि इंडिजिनस मशीन आ गया, ट्रू नाट। ठीक है, ये इंडिजिनस मशीन है, इंडिया में बनी है, मतलब इंडिजिनस हो गया, ये सस्ता है उससे। जो CB नाट था उससे ट्रू नाट क्या है, सस्ता। तो अभी ट्रू नाट इंडिया का मशीन है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको क्या बना दिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी इन इंडिया। इंडिया में ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो गया ट्रू नाट।
और इसका रिपोर्ट कितनी देर में आ जाता है, 1 घंटे में इसका रिपोर्ट आ जाता है। ये भी ड्रग सेंसिटिविटी के बारे में बताता है। कौन सी ड्रग सेंसिटिविटी, रिफाम्सिन का ही स्टेटस बताता है कि सेंसिटिविटी है या नहीं है, पेशेंट रेजिस्टेंट तो नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, इस रिफाम्सिन सेंसिटिविटी से मिल जाता है पता। ठीक है, अब इसके अलावा एक पहले रह गया कि ड्रग सेंसिटिविटी और कौन से टेस्ट से पता कर सकते हैं। अब ठीक है, रिफाम्सिन का तो पता चल गया भाई, सीबी नाट से पता चलता है और ट्रू नाट, दोनों इसी का पता करते हैं। ठीक है, रिफाम्सिन का पता चल गया, लेकिन और भी तो मेडिसिन है, उनका पता हम किससे करते हैं, फर्स्ट लाइन प्रोब ए से FL LPA फर्स्ट लाइन प्रोब ए से पता करते हैं, सेकंड लाइन प्रोब ए से पता करते हैं, साथ ही में क्या करते हैं, कल्चर करवा सकते हैं। ओके, और कल्चर से ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। अ, साथ ही में ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। एक ये हो गया। साथ ही में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि जो लाइन प्रोब ऐसे है LPA, तो LPA का रिजल्ट कितने दिन में आता है, ये 1 to 3 डेज के अंदर इसका रिपोर्ट आता है। साथ में अगर कल्चर की बात की जाए तो कल्चर बेस्ट इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है लिक्विड कल्चर। ठीक है, तो जिसका रिपोर्ट 1 to 3 वीक में आता है। इससे सभी ड्रग सेंसिटिविटीज का पता चल जाता है। ड्रग सेंसिटिविटी कैसे पता चल जाता है, ऑल ड्रग सेंसिटिविटीज का, सभी ड्रग्स के लिए यहाँ पर सेंसिटिविटी का पता कर सकते हैं लिक्विड कल्चर में। ठीक है, साथ ही में सॉलिड कल्चर भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट कितने दिन में आता है, 6 to 9 वीक्स में। ओके, अब यहाँ एक एल्गोरिदम आपके सामने है। यहाँ ये बताया गया है कि अगर स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन और चेस्ट एक्सरे अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है माइक्रोस्कोपली कंफर्म बेसिस पे। लेकिन अगर स्पुटम नेगेटिव है, स्पुटम चेस्ट एक्सरे नेगेटिव आ रहा है और स्पुटम पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मेयर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे सजेस्ट टीबी कर रहा है, तो फिर सीबी नाट से कंफर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम आगे सीबी नाट से कंफर्मेशन करके ये देखते हैं कि भाई टीबी है या नहीं है, साथ में रेजिस्टेंस का पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी केसेस हैं जिनमें हम जो भी टीबी के केसेस हैं, सब में क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया, सीबी नाट टेस्ट लगा दिया गया। ठीक है, इससे कंफर्मेशन होने के बाद ही टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये डायग्नोसिस हो गया था। मैनेजमेंट में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोई ड्रग सेंसिटिविटी, ड्रग रेजिस्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, सभी ड्रग्स के लिए सेंसिटिविटी है, तो हम यहाँ पर क्या प्रीफर करते हैं, यहाँ पर HRZ-E प्रीफर करते हैं। किसमें, टीबी का ट्रीटमेंट 2 फेज में दिया जा रहा है, ये समझ लो पहले, इंटेंसिव फेज में और कंटिन्यूस फेज में। जो इंटेंसिव फेज है और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, कोई रेजिस्टेंट नहीं है, तो उसमें सिंपल हम HRZ-E देते हैं, 2 महीने के लिए देते हैं। H स्टैंड फॉर आइसोनियाजिड, R स्टैंड फॉर रिफाम्सिन, E स्टैंड फॉर इथैम्ब्यूटोल और Z स्टैंड फॉर पायराजिनामाइड। तो ये तो हम इंटेंसिव फेज में रखते हैं। ये कितने दिन के लिए रखते हैं, ये 2 महीने के लिए रखते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, फिर जेड को हटा देते हैं। ठीक है, फिर HRE ये 4 महीने के लिए कंटिन्यू रखते हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन और इथाम्ब्यूटोल को। ठीक है, पायराजिनामाइड 2 महीने तक ही देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट आ गया, ठीक है, किसके लिए आ गया, आइसोनियाजिड के लिए आ गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आइसोनियाजिड नहीं देंगे क्योंकि इसके लिए तो रेजिस्टेंट है। तो आइसोनियाजिड को रिप्लेस करेंगे हम O से, और O क्या है यहाँ पर, लियोफ्लॉक्स। तो ये क्या जाएगा, आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस के केस में 0 देते हैं और वो पूरे 6 महीने 0 ही चलती है, इंटेंसिव और कंटिन्यूस फेज दोनों में। ठीक है, ये आप याद रखना कि आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस में 0 देते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिफाम्सिन रेजिस्टेंट टीबी और शॉर्टर MDR टीबी का CHOBZ
4 to 6 मंथ के लिए रखते हैं। यहाँ पर देखो इंटेंसिव फेज यहाँ पर चेंज हो जाती है फिर XDR MDR टीबी में, ठीक है। और कॉज क्या हो जाता है, कंटिन्यूस फेज में क्या देते हैं, कॉज देते हैं, मतलब C फॉर क्लोफाजिमिन, लियोफ्लॉक्स O फॉर, Z फॉर पायराजिनामाइड और E फॉर इथाम्ब्यूटोल, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी एब्रीविएशन आपको एक बार देखने हैं। साथ में जो XDR टीबी है इसमें क्या करते हैं हम, ये कितना दिन चलता है इसका ट्रीटमेंट, 18 से 20 महीने चलता है और सिर्फ ओरल ट्रीटमेंट है। आजकल इंजेक्टेबल टीबी का ट्रीटमेंट क्या कर दिया गया, स्टॉप है, ये बंद है अभी। सिर्फ ओरल रेजिम से ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओनली ओरल टैबलेट है टीबी का, ओरल याद रखना है, ठीक है। टीबी रेजिम्स, ओनली टीबी रेजिम्स फॉर टीबी। अब देखो यहाँ पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी की बात करें भाई, प्रोफाइलेक्सिस तो करना है ना रिलेटिव्स का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ड्रग सेंसिटिविटी टीबी जो कांटेक्ट में आ रहे हैं पीपुल्स, उनको हम, अगर सेंसिटिव टीबी है पेशेंट को, कोई रेजिस्टेंस नहीं है पेशेंट को, तो सभी घर वालों को 6 महीने के लिए क्या दे देंगे, आइसोनिazid अकॉर्डिंग टू देयर वेट के अकॉर्डिंग उनको आइसोनिazid देंगे 6 मंथ तक। अगर आइसोनिazid नहीं देना तो हम उसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर उनको 3 मंथ्स के लिए वीकली क्या दे सकते हैं, रिफाम्सिन और आइसोनिazid का कॉम्बिनेशन का टेबलेट दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर रेजिस्टेंट टीबी है तो रेजिस्टेंट टीबी के केस में 6 महीने तक उसको लियोफ्लॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आइसोनिazid और रिफाम्सिन दोनों से रेजिस्टेंट है तो हम उसको क्या दे सकते हैं, सॉरी रिफाम्सिन सेंसिटिविटी है और आइसोनिazid रेजिस्टेंट है तो हम उसको फिर रिफाम्सिन देंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी है ना रिफाम्सिन की, तो उसके रिलेटिव को क्या दे देंगे, रिफाम्सिन दे देंगे। तो ये हो गया प्रिवेंटिव मेडिसिन और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, आइसोनिazid यूज़ करते हैं। अगर सेंसिटिविटी पेशेंट में है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो 6 महीने के लिए आइसोनिazid दिया जाता है। टीबी सर्विलेंस की बात करें तो 3 प्रकार का यहाँ पर केस फाइंडिंग सर्विलेंस होता है। सबसे पहला पेशिव है कि भाई पेशेंट खुद ही चलकर आ जाए ओपीडी में, तो ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए बाय डायरेक्शनल केस फाइंडिंग भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए टीबी पेशेंट कोविड के लिए आया था और उसमें क्या पॉजिटिव निकला, साथ ही में टीबी भी स्क्रीनिंग कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि भाई पेशेंट को टीबी के लिए स्क्रीन कर सकते हैं। तीसरा है एक्टिव केस फाइंडिंग, भाई जहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, फैक्ट्री का एरिया है, तो वहाँ जाकर क्या करना है, वहाँ पर आप कैंप लगा सकते हैं और लोगों को फाइंड आउट कर सकते हैं उनका टीबी तो नहीं है। तो ये हो गया एक्टिव केस फाइंडिंग। साथ ही में इंडिकेटर की बात करी जाए तो यहाँ प्रिवलेंस ऑफ टीबी, इंसिडेंस ऑफ टीबी, जो न्यू केसेस हैं वो तो इंसिडेंस में आ जाएंगे और जो ओल्ड एंड न्यू केस हैं वो किस में आ जाएंगे, प्रिवलेंस ऑफ टीबी, इसमें प्रिवलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर प्रिवलेंस की बात की जाए तो 312, 1 लाख पर कितना टीबी पेशेंट है, 312 टोटल टीबी केसेस हैं हमारे इंडिया में। अभी की प्रेजेंट वर्तमान सिनेरियो ये है 312 पर लैख। इसके बाद में अगर बात की जाए कि कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है और उसने नोटिफिकेशन नहीं दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। किस एक्ट के तहत, IPC 269 एंड 270 के तहत उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है प्राइवेट प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो टीबी का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, जो सेंट्रल टीबी डिवीजन, स्टेट टीबी डिवीजन और फिर डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर पे आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंडर में आती है ट्यूबरक्लोसिस यूनिट, ब्लॉक लेवल पे, तहसील के स्तर पर, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यूनिट होती है तहसील पर,
जो कितनी आबादी पर होता है, एक 2 से 5 लाख की पॉपुलेशन पे एक ट्यूबरकुलोसिस यूनिट होता है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर होता है, एक सीनियर लैब सुपरवाइजर होता है और एक सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर होता है। ठीक है, इसके अंडर में फिर पीएससी लेवल पर क्या बना दिए जाते हैं, टीबी टेस्टिंग सेंटर्स बना दिए जाते हैं पीएससी लेवल पे, और वहाँ पर टीबी का डायग्नोसिस होता है। ये कितनी आबादी पर होता है, 10 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन पे एक टीबी सेंटर, टेस्टिंग सेंटर होता है। ठीक है, साथ में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होते हैं, सब सेंटर्स होते हैं, इन पर टीबी ट्रीटमेंट के लिए डॉट सेंटर बनाए जाते हैं, जो कितनी आबादी पर होते हैं, 3 से 5 हज़ार की आबादी पे एक डॉट सेंटर सिचुएटेड होता है। तो ये पूछा गया था एक बार, ट्यूबरक्लोसिस यूनिट कितनी आबादी पे होती है, तो 2 से 5 लाख की आबादी पे एक होता है ट्यूबरक्लोसिस यूनिट। अगर इंसेंटिव की बात की जाए तो ये बहुत इंसेंटिव का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ नोटिफिकेशन अगर आशा कर देती है किसी टीबी केस का, तो आशा के अकाउंट में 500 रुपये आ जाते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर अगर पेशेंट को नोटिफिकेट करता है और फिर ट्रीटमेंट का भी रिपोर्ट करता है, आउटकम का रिपोर्ट करता है, तो 500 रुपये, 500 टोटल 1000 रुपये उस प्राइवेट प्रैक्टिशनर को एक केस पे मिल जाता है। ऐसे ही बात की जाएगी टीबी ट्रीटमेंट कंप्लीशन की बात की जाएगी, तो डॉट्स प्रोवाइडर को यहाँ पर 1000 रुपये डॉट्स प्रोवाइडर को, सॉरी, यहाँ पर जो है इसको डॉट्स प्रोवाइडर, हाँ ठीक है, तो डॉट्स प्रोवाइडर को यहाँ पर 1000 रुपीज़, ठीक है, और अगर ड्रग रेजिस्टेंट है तो 5000 रुपीज़ तक यहाँ पर उसको मिल जाता है कंप्लीशन पे। ठीक है, साथ ही में अगर पेशेंट की बात की जाए तो पेशेंट को भी कुछ मिलेगा, पेशेंट को भी मिलेगा निक्षय पोषण योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। निक्षय पोषण योजना के तहत उसको 500 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलता है। साथ में 750 ट्राइबल एरिया में उसको 750 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, तो पेशेंट के लिए भी यहाँ पर इंसेंटिव है पोषण के लिए, उसके लिए जो डॉट्स प्रोवाइडर है उसके लिए भी है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर के लिए भी है, आशा वर्कर्स के लिए भी इंसेंटिव है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन में लाया जाए और उनको ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, यस, यहाँ हम देखते हैं एडिशनल प्रोग्राम फॉर टीबी। अगर और इसके साथ इसको सपोर्टिव प्रोग्राम्स क्या क्या हैं टीबी प्रोग्राम्स के, तो यहाँ एक सपोर्टिव प्रोग्राम है यहाँ पर निक्षय मित्र योजना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ ये 9 सितंबर 2022 के अंदर ये प्रोग्राम आया था, निक्षय मित्र योजना। मित्र किसको बना रहे हैं, यहाँ पर टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करने की स्कीम लाई है ये, जिसमें टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करते हैं और उनका जो भी सपोर्ट सिस्टम है उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये अडॉप्ट करने वाली बात थी और उनको सपोर्ट करना था। तो ये मित्र किसको बना रहे हैं, निक्षय मित्र में निक्षय मतलब टीबी से रिलेटेड है, मित्र मतलब यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं इस योजना में। अब एक सपोर्टिव प्रोग्राम था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसमें पेशेंट को 500 रुपीज़ अकाउंट में आ रहे हैं, उसके फूड बास्केट प्रोवाइड टू टीबी पेशेंट। ठीक है, तो ये सपोर्टिव प्रोग्राम था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी का। ठीक है, इसमें एक ट्यूबरक्लोइन टेस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ट्यूबरक्लोइन टेस्ट क्या करता है, यहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है टीबी का। क्या है ये, कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, क्या है ये, स्क्रीनिंग टेस्ट है टीबी का, जिसमें हम क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स इन यहाँ पर सबडर्मल इंट्राडर्मल इसको इंजेक्ट करते हैं, 0.1 ml डोज देते हैं, और उसका जो रीड करने का टाइम है वो 48 से 96 आवर में रीड करते हैं। अगर बेस्ट आंसर चुना जाए तो 72 आवर्स में इसको रीड करते हैं। ठीक है, और ये क्या इंडिकेशन क्या है, प्रिवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन, ये बताता है कि इस पेशेंट को कभी पहले टीबी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, इन्फेक्शन की बात करता है ये सिर्फ। ठीक है, अगर इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, अगर 5 mm से ज़्यादा है किसमें, HIV में, सीवियर इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं उनमें, ठीक है, जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहा है ऑलरेडी, क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द टीबी, ठीक है, जो कि टीबी के कॉन्टैक्ट में है, और जिनको पहले टीबी का हिस्ट्री है, तो उन लोगों में अगर 5 से ज़्यादा आ गया तो हम उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोनिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव मानते हैं जब 5 mm से ज़्यादा है इन केस में। अगर 10 mm से ज़्यादा कब कहते हैं हम पॉजिटिव, कि जब रिसेंट इमिग्रेंट्स हो, कहीं आईवी ड्रग यूजर्स हो, जिनकी एज अगर 4 साल से कम है। यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार नोट सेट में, एक बच्चा है उसकी एज 3 साल है, उसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया गया और 10 mm से ज़्यादा उसका दिया हुआ था जो डायमीटर है, तो उसको क्या पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव में आएगा। साथ में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनका भी हम किस में लेते हैं, इसी में 10 से ज़्यादा में इंक्लूड करते हैं इनको। अब देखा जाए कि जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पहले से बिल्कुल हेल्थी पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको अगर 15 mm से ज़्यादा है तो हम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। अब यहाँ देखिए डोट्स 99 की बात करते हैं। अब डोट्स 99 क्या है कि भाई लोगों को ये इंश्योर करना कि वो टैबलेट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे सस्ता अप्रोच है ये, ठीक है, इजी अप्रोच है, लो कॉस्ट अप्रोच है, इजी अप्रोच है। किसके लिए? और साथ ही में ये इम्प्रूव कर रहा है मेडिकेशन एडरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम से और सही रेजिम लेना। तो ये इम्प्रूव द टीबी मेडिकेशंस एडरेंस और मॉनिटरिंग, किस पर? लो कॉस्ट अप्रोच है। तो इसमें करते क्या है यहाँ पर, ये जो स्ट्रिप है इसके नीचे जैसे गोली की जो है उसके जस्ट नीचे क्या रहता है, मोबाइल नंबर रहता है। इस मोबाइल नंबर पे पेशेंट को रिंग करनी होती है, ठीक है, उससे उसका पता चल जाता है कि भाई पेशेंट ने ये मेडिसिन ले ली है, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग में रहता है पेशेंट कि भाई मेडिसिन ली या नहीं ली, ठीक है। तो ये है ड्रग रेजिम्स डोट्स 99। एक प्रोग्राम है यहाँ पर निक्षेप प्रोग्राम। तो निक्षेप में क्या किया जा रहा है यहाँ पर, नी मीनिंग एंड क्षय मतलब टीबी, निक्षय, ठीक है। तो ये निक्षय आईटी बेस्ड सर्विलेंस फॉर टीबी, कि मान लीजिए पहले ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च हुआ, तो कुछ सिस्टम में कुछ ऐसा दिक्कत था कि मान लीजिए कोई दिल्ली का पेशेंट है वो राजस्थान में वो शिफ्ट हो गया, तो राजस्थान में उसका ट्यूबरक्लोसिस कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ फिर डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, रिपोर्ट कहाँ है, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं कई बार, ठीक है, तो फटाफट ये चीज़ें हो भी नहीं पाती एक दो दिन में, तो डिसकंटिन्यूशन में आता है। लेकिन अभी क्या सिस्टम है कि आप जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो आप अपना निक्षय में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आईडी होती है, उस रजिस्ट्रेशन को आप दूसरी जगह शिफ्ट करवा सकते हैं। जैसे राजस्थान में शिफ्ट करवा लिया तो राजस्थान में नियर बाई जो भी सीएससी पीएससी है वहाँ पर आप इसको शिफ्ट करवा सकते हैं अपने निक्षय रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो उससे आपका जो ट्रीटमेंट है वहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। तो इससे डिसकंटिन्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, कंटिन्यू कर पाते हैं पेशेंट, ठीक है। तो ये निक्षय स्कीम का बेनिफिट है और इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही इंसेंटिव्स मिलते हैं सबको, ठीक है। जब पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होगा निक्षय में तभी उसको पैसा आएगा, उसके आधार से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, निक्षय, निकुष्ट और निक्षय। अब निक्षय, निक्षय तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नी और क्षय, क्षय तो टीबी को बोलते हैं, नी मतलब इसको ठीक है, इसका निवारण, इसकी हो गया निक्षय टीबी। अब निकुष्ट, ठीक है, अब या फिर ये से हो गया निक्षय, ठीक है, एंड टीबी जिसको हम कह रहे थे एंड टीबी। अब हो गया निकुष्ट। अब निकुष्ट किससे रिलेटेड? लेप्रोसी से रिलेटेड है निकुष्ट, ये याद रखना है। निकुष्ट किससे रिलेटेड है? लेप्रोसी से। अब एक होता है निश्चय, ये निश्चय किट होती है, जो यूपीटी किट आती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट होता है ये, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट, जो आशा वर्कर इसको होम मतलब डिलीवर करती है। तो ये है निक्षय किट, ये यूपीटी किट होता है निक्षय तो। और निक्षय किससे रिलेटेड है? टीबी से रिलेटेड। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है ये याद रखने हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है ये कैसी है? डेली रेजिम ऑफ ड्रग्स। डेली रेजिम का मीनिंग है कि इनका डोज और उनका टाइम ये बहुत सेंसिटिव है, ये प्रॉपर डोज होनी चाहिए और प्रॉपर टाइम से उनको लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डेली रेजिम ऑफ ड्रग्स है। साथ ही में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है,
ठीक है, 3-4 जैसे रिफाम्सिन, आइसोनिazid, ठीक है, ये सब आपस में एक ही मेडिसिन में कंपोज की जाती हैं, तो इसको बोलते हैं फिक्स डोज कंपोजिशन, एफडीसी। किस पर बेस्ड होती है ये टेबलेट? एफडीसी पर बेस्ड होती है। अब यहाँ देखिए 5 एडल्ट वेट बैंड कैटेगरीज होती हैं और 6 पीडिया की होती है। ठीक है, 5 एडल्ट के लिए होती है वेट कैटेगरी और 6 बच्चों के लिए वेट कैटेगरी होती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडल्ट के लिए वेट कैटेगरी कितनी है, तो आंसर क्या जाएगा? 5। कौन कौन सी एज कैटेगरी है? 25 से 34, 35 से 49, 50 से 64, 65 से 75 और 75 से ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार से इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूस फेज, आईपी और सीपी। आईपी और सीपी, आईपी में HRZE 2 महीने के लिए 75, 175, 400, 2075 की 2 टैबलेट लेनी है। ठीक, और सीपी फेज में किसकी 2 टैबलेट खानी है रोज? HRE की 2 टैबलेट खानी है। कब तक? 6 मंथ तक रोज टैबलेट लेनी है। तो ये हो गया। इस प्रकार से आप 3 टैबलेट लेनी है, फिर 4 लेनी है, फिर 5 लेनी है, फिर 6 टैबलेट लेनी है। ये फिक्स डोज फॉर्मूले पे बेस्ट है। पीडिया में भी ऐसे बना दिया 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 24, 15 to 29, 30 to 39। इस प्रकार से यहाँ भी कितनी कैटेगरी हो गई? टोटल 6 कैटेगरी हो गई। तो पीडिया में पूछे तो 6, एडल्ट में पूछे तो 5 वेट कैटेगरीज होती हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। सभी मेडिसिन कैसी आ रही हैं आजकल? एफडीसी में आ रही हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन होते हैं और क्या ध्यान में रखा जाता है? डेली रेजिम ऑफ द ड्रग, ड्रग का डोज और टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट इसको। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब हुआ? 1962 में ये आया था। बाद में इसका नाम चेंज करके NTCP कर दिया गया 97 में। जो किस पर बेस्ड था? ये बेस्ड था किस पर? डॉट्स पे बेस्ड था। फिर ये जो NTEP हुआ, ये 2020 के अंदर इसको NTEP बोल दिया गया। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो 90, 90, 85 इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। 4 पिलर स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। साथ में इसके टारगेट्स हैं 25 के अकॉर्डिंग। प्रिजिम्पटिव टीबी के इसका डेफिनेशन डिस्कस किया। साथ ही में हमने डिस्कस किया कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी 5 टाइप्स की होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर कुछ डेफिनेशन डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया कि कैटेगरी कितनी होती है, तो हम क्या कहेंगे? अभी 3 कैटेगरी हैं अभी टीबी के पेशेंट की, पहले 5 कैटेगरीज थी। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो चेस्ट एक्सरे है, स्पुटम इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। साथ में शिबिनाट करते हैं। इंडिया में कौन सा करते हैं? यहाँ पर ट्रू नाट करते हैं अभी। ठीक है, रिजल्ट यहाँ कल्चर की बात करें तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है टीबी का, वो कौन सा है? लिक्विड कल्चर टेस्ट है। आजकल सभी टीबी केसेस में क्या कर रहे हैं? शिबिनाट कर रहे हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट 2 फेज में मैनेजमेंट होता है, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूस। आईपी और सीपी फेज में ट्रीटमेंट होता है इसका। अगर रिलेटिव्स की बात करें तो आइसोनिazid को देते हैं अगर सेंसिटिव है तो। सर्विलेंस और केस फाइंडिंग की बात करी। फिर हमने इसकी बात करी कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर के लिए IPC 269 और 270 है। ठीक है, फिर हमने इसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप डिस्कस किया, इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कस किया, किसको कितना पैसा मिलता है। फिर कुछ एडिशनल प्रोग्राम थे उनके बारे में डिस्कस किया। फिर ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट की, 5 mm से ज़्यादा कब पॉजिटिव है, 10 mm से ज़्यादा कब पॉजिटिव कहेंगे, 15 mm से ज़्यादा कब पॉजिटिव कहेंगे, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। डोट्स 99 के बारे में बताया, निक्षय के बारे में बताया। फिर इनका कुछ कन्फ्यूजन था वो दूर किया। गोल्डन पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया वेट कैटेगरीज, एडल्ट में 5 और पीडिया में 6 वेट कैटेगरीज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।